गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस क्रम में हमने पिछले लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर को जाना। आज हम देखते हैं कि डाइजेशन किस प्रकार होता है, फूड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। ओके, तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में रहता है, चाहे वो दाल, चावल, सब्जी, फल, ये सब इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो कि जटिल रूप में होते हैं। और ये बहुत सारे भोजन जो है वो अघुलनशील होते हैं, हमारे द्वारा लिए गए भोजन, है ना। तो जटिल और अघुलनशील भोजन को विभिन्न एंजाइम्स जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बनते हैं, पाचक एंजाइम, उनकी सहायता से सरल एवं विसरणशील अवस्था में बदलने की क्रिया को ही पाचन या डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पाचन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। एक तो यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा रासायनिक पाचन यानी केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन के दौरान भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम भोजन को मुख गुहा में डालते हैं तो दांतों की सहायता से और जीभ के लार की सहायता से इसको मिला के छोटे छोटे टुकड़ों में हम बारीक पीस देते हैं, पेस्ट के रूप में, है ना। और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आमाशय में भी इसको टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और इसमें जो लार या डाइजेस्टिव जूस को मिलाया जाता है वह कहलाता है केमिकल डाइजेशन। अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से इनका जो रासायनिक पाचन है वो अपेक्षाकृत शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक, रासायनिक पाचन में एंजाइम्स की सहायता से, जैसे हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी उसमें म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, इसको भोजन में मिलाया जाता है। इसकी सहायता से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। जटिल से सरल अणुओं में परिवर्तन की क्रियाएं एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटनी क्रियाएं होती हैं। जल की उपस्थिति में उनका अपघटन किया जाता है, जो आहार नाल के विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो हम देखते हैं कि मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन की क्रियाएं किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो मुख गुहा में ही पाचन होता है। हम भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करते हैं, है ना। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है, मैंने हर प्रकार का भोजन करता है, शाकाहारी, मांसाहारी, पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन, सभी प्रकार का भोजन करता है। इसके लिए मनुष्य में कृंतक जो दांत होता है, इंसीजर, है ना, दांतों से काटकर अपने भोजन को ग्रहण करता है। मुख गुहा में भोजन को अच्छे से चबाया जाता है दांतों की सहायता से, और इस दौरान जिह्वा से इसको मिलाया जाता है। और इसमें जो लार आती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमने पढ़ा था, इसमें भोजन में लार को मिलाया जाता है ताकि हमारे द्वारा जो लिया गया भोजन है वो नम हो जाए और लसलसा बन जाए। हमने पहले ही पढ़ा था कि लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक। टाइलिन जिसे कि एमाइलेज भी कहा जाता है, और याद रखना एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही चीज़ है ना। ये भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च से क्रिया करता है और इसको डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में बदल देता है। इस प्रकार इसको छोटे अणु में बदल दिया है इसने, है ना। तो स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोक देता है, यानी जीवाणुओं को मार देता है। इसके अतिरिक्त लार में विद्युत अपघट्य जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, है ना, SCO3, ये सब पाए जाते हैं। और मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन का जो स्वरूप होता है वो बॉल्स कहलाता है। बॉल्स, है ना, छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं इसके। अब इन बॉल्स को जीभ की सहायता से ग्रसनी से होते हुए धीरे धीरे एक एक करके ग्रसिका में, इसोफेगस में ढकेल दिया जाता है। और भोजन के निगलने की क्रिया को ग्लूटीशन कहा जाता है, डाइग्लूटेशन, यानी इसको अंदर करना। ग्रसनी और ग्रसिका, फेरिंग्स और इसोफेगस में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। इनके जो दीवार है उनमें केवल श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाता है। और ये श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा जो श्लेष्मा तरल पदार्थ का स्रावन होता है, यह श्लेष्मा भोजन के जो बाउल्स हैं उनको क्रमानुकंचन गति के द्वारा आपके आमाशय के कार्डियक वॉल के तक पहुंचाने का काम करता है। और फिर कार्डियक वॉल के माध्यम से भोजन जो है वो
इसोफेगस से आमाशय में, स्टमक में पहुंच जाता है। ये कपाट सामान्य अवस्था में बंद रहता है और आमाशय से भोजन को वापस नहीं आने देता। अब भोजन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है। जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, इसकी जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो उत्तेजित हो जाती है और जठर रस है ना, आमाशय में पाए जाने वाले जितना भी एंजाइम्स और रस है उसको जठर रस कहा जाता है। तो जठर रस का स्रावन इसमें होने लग जाता है भोजन के पहुंचते ही। और इस जठर रस में HCl और एंजाइम्स होते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय होता है और इसका pH मान जो है वो 1.0 से 3.00 तक हो सकता है ना। तो अत्यधिक अम्लीय होने के कारण ये क्या करता है कि भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। लार में जो टाइलिन की क्रिया होती है, लार के द्वारा भोजन में जो टाइलिन मिलाया जाता है उसकी क्रिया को बंद कर देता है। मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और जठर निर्गम कपाट को ये नियंत्रित करता है। कठोर ऊतकों को गला देता है। निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल देता है और निष्क्रिय प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। यानी दोनों पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में के रूप में सक्रिय कर देता है। कैल्शियम और आयरन के अवशोषण में ये सहायता करता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम होते हैं और ये क्रमशः पेप्सिनोजन को प्रोरेनिन को निष्क्रिय रूप में होता है, तो HCl इसको सक्रिय रूप में पेप्सिन और रेनिन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। सक्रिय पेप्सिन जो है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं और उसको प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है। नवजात शिशुओं के जठर में रेनिन एंजाइम होता है जो दूध की प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, क्योंकि नवजात शिशु दूध पीता है इसलिए वहाँ पर प्रोरेनिन जो सक्रिय रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ज़्यादा पाया जाता है और ये दूध की प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। रेनिन के द्वारा दूध में पाए जाने वाले घुलनशील प्रोटीन केसिनोजन को पहले अघुलनशील केसिन में और पैराकेसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पैराकेसिन फिर कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पैराकेसिनेट बना देता है और इन क्रियाओं से दूध फट जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूध एक तरल पदार्थ है जिसको आमाशय में रोकना जरूरी होता है इसके पाचन के लिए, है ना। अगर दूध बिना रुके सीधा आंतों में पहुंच जाएगा तो इसका पाचन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और फट जाने के कारण ये अधिक समय तक आमाशय में रुक जाता है ताकि इसका जो डाइजेशन है, पाचन है, वो पूर्ण हो सके। नवजात शिशुओं में रेनिन का बहुत अधिक महत्व होता है। वयस्क अवस्था में दूध को फाड़ने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी स्रावन किया जाता है जो वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। आमाशय की भित्ति के पेशी स्तर में पाचन क्रिया के समय क्रमानुकंचन तरंगें उत्पन्न होती है जिसके कारण भोजन का जो जठर रस के साथ मिश्रण बन जाता है और इसका पूर्ण मंथन भी हो जाता है, मतलब अच्छे से इसको इसमें मिला दिया जाता है जठर रस को और भोजन को, और इस मंथन के बाद भोजन पतली लेई के समान हो जाता है और छोटे छोटे बाउल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि काइम कहा जाता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है और वहाँ पर इसका पाचन की क्रिया, माने इसको छोटे जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया होती है। भोजन मिश्रण के काइम में परिवर्तित हो जाने के बाद अब पाइलोरिक कपाट जो होता है, जो छोटी आंत में खुलता है ग्रहणी में, वो थोड़ी थोड़ी देर में खुलता है और छोटा छोटा जो काइम का बाउल बना होता है वो ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है, यानी छोटी आंत के डियोडिनम में चले जाता है। अब ग्रहणी में भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन इन डियोडिनम। ग्रहणी में काइम के प्रवेश के साथ ही इसमें पित्त रस जो यकृत के द्वारा बना हुआ होता है और गाल ब्लैडर में जमा रहता है, वह पित्त रस और अग्न्याशयी रस दोनों एक साथ कॉमन रूप से इसमें डक्ट के द्वारा मिश्रित कर दिया जाता है। पित्त रस एक क्षारीय द्रव है जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है और ये रस भोजन के अम्लीय स्वरूप को, जो HCl के कारण आमाशय में अम्लीय हो गया था, उसको पित्त रस जो है वो क्षारीय बना देता है। इसके जो कार्बनिक लवण होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलेट, टारकोलेट, ये सब वसा का पाइसीकरण कर देते हैं, मतलब वसा के साथ इमल्सीकरण
करके इसको पतले घोल में बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसके अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, और पित्त लवण वसा अम्ल और विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में सहायक होते हैं। पित्त में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, याद रखना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन जैसे उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो आरबीसी के अपघटन के कारण, आरबीसी के हीमोग्लोबिन का अपघटन यकृत में होता है, हमने पहले पढ़ा था, तो उसके अपघटन के कारण ये दोनों वर्णक बनते हैं। बिलीरुबिन पीले रंग का और बिलीवर्डिन जो है वो हरे रंग का होता है, जिससे पित्त रस का रंग जो है वो हरा हो जाता है। इसी प्रकार बिलीरुबिन का रंग पीला होता है, जिसके कारण मल का रंग, जो स्टूल होता है उसका रंग जो है वो पीला होता है। और कोलेस्ट्रॉल को भी मल के साथ कोलेस्टेरॉल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। अग्न्याशय पेनक्रियास के द्वारा जो स्रावित रस होता है, इसके पाचक रस में ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और इसके जो पाचक रस है उसमें पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेस। तो इनका कार्य क्या क्या है? ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंट्रोकाइनेज एंजाइम के द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय पूर्व एंजाइम है जो ट्रिप्सिन के द्वारा सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और ये दूध के थक्का बनाने हेतु आवश्यक है। इन दोनों एंजाइमों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये भी निष्क्रिय प्रकार का एंजाइम है जो ट्रिप्सिन और एंट्रोकाइनेज के द्वारा सक्रिय किया जाता है, और ये जो है वो प्रोटीन को अंत में अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज ये एंजाइम स्टार्च है ना, मंड या और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज जल अपघटन द्वारा वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लिएजेस ये जो है डीएनएस और आरएनएस दो प्रकार के होते हैं, और ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ग्रहणी में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है, माने भोजन को पूर्ण रूप से उसके सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। पाचक रसों के मिश्रण से भोजन और अधिक तरल हो जाता है। इस प्रकार के भोजन को काइल कहा जाता है। अब यहाँ पर भोजन को क्या बोलेंगे? काइल। काइम और काइल में अंतर आता है। तो अमाशय का जो भोजन है लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो गया उसको काइम, और जो छोटी आंत के डियोडिनम वाले भाग में है ना भोजन का जो पाचन होता है उसको बोलेंगे काइल। इलियम में पाचन, डाइजेशन इन इलियम। मनुष्य के इलियम या क्षुद्रांत से आंतरी रस उत्पन्न होता है। ये इलियम में आए हुए भोजन काइल में मिल जाता है, और ये आंतरी रस क्षारीय प्रकृति का होता है। अनेक एंजाइम का मिश्रण ये इसमें होता है, जिसकी भोजन पर पाचन क्रियाएं होती है। ऐसे सबसे पहला है पेप्टिडेजेस। ये प्रोटीएज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड को सबसे सरल अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। माल्टेज ये माल्टोज डाइसेक्राइड का अपघटन करके उसको ग्लूकोज यानी मोनोसेक्राइड्स में बदल देते हैं। सुक्रेज ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं इसमें अपघटित कर देते हैं। लैक्टोज ये दूध की शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेस ये पाइसीकृत वसा को सरलता वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस ये क्रमशः न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में, और न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण रूप से जल अपघटन हो जाता है। और अब जो छोटी आंत का क्षुद्रांत वाला भाग होता है इलियम, इसमें भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है। इसके लगभग सभी घटक विसरणशील अवस्था में आ जाते हैं। देन वृहदांत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये इलियम से जो अपचित पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो वेस्टेज है अपचित भोजन है उसको बड़ी आंत के वृहदांत में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कुछ लवण और जल का अवशोषण होता है। लवण और जल का अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है,
और अब भोजन जो है वो अर्ध ठोस में बदल जाता है, जो वेस्टेज बचता है ना, तब हम इसको कहते हैं मल, स्टूल। ये मलाशय में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और समय समय पर इसको बाहर कर दिया जाता है। जठरांतरिक पथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अथवा आहार नाल में होने वाले जो विभिन्न गतियां हैं, जैसे क्रमानुकंचन, आमाशय की मंथन गतियां, विभिन्न आंतरिक गतियां, इन पर हमारे मस्तिष्क नहीं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का उत्पादन भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। लार का उत्पादन एक्चुअली एक परिवर्ती क्रिया है जो भोजन के देखने या उसके सुगंध से ही प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार पाचन रसों का हार्मोन्स पर नियंत्रण होता है, जो जठर आंतरी भित्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। ये भित्ति संबंधित क्षेत्र में भोजन की उपस्थिति से हार्मोन्स के उत्पादन के लिए प्रेरित होता है। आमाशय की भित्ति से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से जठर ग्रंथियां जो हैं वो जठर रस मुक्त करती है। ग्रहणी की भित्ति के द्वारा एंट्रोगेस्ट्रॉन और कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रिटिन, पैनक्रियोजाइमिन और एंट्रोकाइनिन नामक 4 हार्मोन्स उत्पन्न किए जाते हैं। एंट्रोगेस्ट्रॉन के प्रभाव से जठर रस का स्रावन बंद हो जाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन यकृत से पित्त के स्रावन को प्रेरित करता है। सिक्रिटिन और पैनक्रियोजाइमिन के प्रभाव से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है और एंट्रोकाइनिन के प्रभाव से ब्रूनर्स ग्लैंड्स, जो छोटे आंत में पाए जाते हैं, इसके द्वारा आंतरिक रस को मुक्त किया जाता है। तो आज हम इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम पाचित उत्पादों का अवशोषण किस प्रकार होता है ये जानेंगे।